तो 3 बार फेस करके जाओगे, पर 7.5 फेस जरूर करोगे, क्योंकि वो हर 30 साल में रिपीट होती है। ओके, एक्चुअली 7.5 के बारे में बात करना चाहिए, ये टेंशन होती है लोगों को 7.5 को लेकर। तो 7.5 इसको ऐसे समझेंगे, पहले इसकी टेक्निकलिटी समझ लें जी। एवरी प्लेनेट इज मूविंग विद इट्स ओन स्पीड। जैसे पृथ्वी 365 दिनों में एक सूर्य का चक्कर लगाती है, मरकुरी 88 डेज लेता है, वीनस अराउंड 120 डेज लेता है, मार्स आपका जो है वो लगभग अराउंड 876 ऐसे कुछ दिन लेता है, जुपिटर आपका 12 साल लेता है। इसी तरह से जो सैटर्न है वो पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा के अपने पॉइंट पे वापस आने में अप्रॉक्स 29-30 ईयर्स लेता है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 12 राशियों में घूम कर वापस आ रहा है। तो अगर हम इस 30 ईयर्स के पीरियड को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। इट मीन्स कि सैटर्न जो है वो एक राशि में 2.5 साल ठहरता है, फिर 2.5 साल बाद अगली राशि में, 2.5 साल बाद अगली राशि में। इन द केस ऑफ सैटर्न हम ये कहते हैं कि वो क्योंकि एक बहुत हैवी प्लेनेट है, वो अपना इफेक्ट एक राशि आगे भी रखता है और एक राशि पीछे भी रखता है। ओके, तो ये सैटर्न है, लेट्स सपोज वो एरिस में बैठा है, लेट्स सपोज। ओके, तो एक राशि आगे टॉरस है यानी वृषभ है, और एक राशि जस्ट पीछे पाइसेस यानी कि मीन राशि है। तो अगर शनि मेष में बैठा है तो वो 2.5 साल टॉरस पे रिजल्ट देगा, 2.5 साल मेष पे देगा, 2.5 साल मीन राशि पे देगा। नाउ अब ये 2.5 साल बाद टॉरस में आ जाएगा घूमकर, तो अब जहां बैठा है वहां पे रिजल्ट देगा 2.5 साल आगे वाले पे, 2.5 साल पीछे वाले पे। अब टॉरस से निकल के 2.5 साल बाद ये जेमिनाई में आ जाएगा, तो टॉरस पे भी इफेक्ट है क्योंकि पीछे दे रहा है, और जेमिनाई पे और कैंसर पे है। अब टॉरस के बारे में अगर आप सोचो सिर्फ, तो 2.5 साल जब वो उसके पीछे था, 2.5 साल जब वो उसमें था, 2.5 साल जब वो उसके आगे था, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 7.5, ये है 7.5। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड है, क्योंकि सैटर्न तो मूव करेगा करेगा, इसलिए हर ज़ोडिएक साइन के ऊपर 7.5 आने वाली है। आज नहीं तो कल वो आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हमें डरना चाहिए? हाँ ना। शनि की 7.5 करती क्या, मैं कुछ कॉमन से ट्रेट्स बताता हूँ। जब भी आपकी शनि की 7.5 शुरू होगी, फर्स्ट आप चेंज के पीछे भागोगे, आप जॉब चेंज करोगे या बिजनेस करने की कोशिश करोगे, जहां भी जाओगे वहां हर्डल होगा, लेकिन अगर पेशेंस के साथ रुकोगे तो सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज, आप श्री हरि के भक्त बन जाओगे, आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान आ जाएगा, आपको मन करेगा चीज़ों को भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में आप करने लगोगे। थर्ड, आप अकेले रहने लग जाओगे, आप अकेले रह के सोचने लग जाओगे और आप इंजॉय करोगे इस अकेलेपन को, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलोगे नहीं। आपका जो स्टमक है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। आपका अब आप कुछ भी बाहर का खा रहे हो तो आपका पेट अलाउ नहीं कर रहा है, वो बहुत सेंसिटिव हो चुका है। आप बहुत लेजी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे इस टाइम पीरियड में सैटर्न के, ठीक है। अब आप चीज़ें धीरे धीरे कर रहे हो या प्रोक्रेस्टिनेट भी करने लग गए हो। तो ये वो कॉमन ट्रेड्स हैं जो शनि की 7.5 में लोग फेस करते हैं। नाउ इसके आगे क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ सैटर्न इन योर चार्ट। अगर वो 6th में, 8th में, 3rd में, 11th में बैठा है, दिस टाइम पीरियड कैन बी टफ फॉर यू। बट वही चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को पहले से समझ के सॉल्व कर लो या उस हाउस की एक्टिविटी कर लो तो सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये सैटर्न की 7.5, कुछ रेमेडीज जो ज्योतिष में ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मेरी खुद की चल रही है तो मुझे भी पता है। एक रुद्राक्ष होता है, वो 7 मुखी रुद्राक्ष, इसे बोला जाता है, इसको रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, भगवान शिव का तो है ही, और ये लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है। तो जब आप 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के महादशा या 7.5 में पहनते हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये रुद्राक्ष आपके नेगेटिव इमोशंस को ऑब्जर्व कर लेता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शनि की हनुमान जी के सामने नहीं चलती और श्री हरि जी के सामने नहीं चलती। तो अगर आप किसी भी तरह से हनुमान जी की चैंटिंग करते हो या श्री हरि की वंदना करते हो तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। थर्ड, आप किसी भी तरह से अंडर प्रिविलेज क्लास की हेल्प करो, उनको डोनेट करो, उनको कुछ खाना खिलाओ, किसी भी तरह से हेल्प करो, ये सैटर्न आपको स्मूथ चला जाएगा। ये वो रेमेडीज़ हैं जो आपको इस टाइम पीरियड में करनी है। कुछ भी करना, अहंकार मत करना, वरना ऐसा पटकेगा ना कि दोबारा उठ नहीं पाओगे। ये सैटर्न का प्रॉमिस है लोगों के साथ। इस तरह से हम 7.5 को समझ सकते हैं। आई थिंक ये पॉडकास्ट का एंड है ऑलमोस्ट, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। वैसे आई एम श्योर कि आपके साथ 10 और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ देयर इज सो मच, ठीक है। अब जैसे हम आज ज्योतिष की बात कर रहे हैं, देयर इज अ थिंग, वास्तु। वास्तु इज अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक,
कि घर की डायरेक्शन के हिसाब से। अब मेरी कुंडली तो बड़ी मस्त है, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी बड़ी अच्छी है, पर अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया होता, अब यहाँ पे टॉयलेट बना होता आपके, तो आप परेशान हो जाते कि यार मेरी कुंडली में तो सब ठीक है, कोई बता क्यों नहीं पा रहा है मेरी प्रॉब्लम। सो वास्तु इफेक्ट करता है। आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की चीज़ें आपको इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ फ्रॉम साउथ, तो वो चेहरे पे दिख जाएगा कि यार ये साउथ का बंदा है, वो उसकी डायलेक्ट में दिख जाएगा, बात करने की शैली में, ये साउथ का बंदा है, क्योंकि वो जहाँ रह रहा है उसके इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न आपको देखने में पता चल जाएंगे, बात करने में पता चल जाएंगे, पंजाबी पता चल जाएंगे आपको। ओके, सो इस तरह से कोई कहाँ रह रहा है वो इफेक्ट करता है ना उसके ऊपर। तो आप जिस घर में रह रहे हो इसकी एनर्जीज भी इफेक्ट करती हैं। तो देयर इज वास्तु वी कॉल्ड 45 देवता एनर्जीज इन योर हाउस। और ये बहुत इन डेप्थ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये वास्तु हो गया, फिर लाल किताब है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, रीकी है, देयर इज सो मच थिंग्स। रेकी भी आ जाता है इसमें। रीकी अकल्ट साइंस है ना, उसमें आप हील कर रहे हो दूसरों को। ओके, वो भी एक ऐसा साइंस है जो कि गुप्त रखा गया, बहुतों को नहीं पता है, तो वो भी 8th हाउस की चीज़ है। मैं एक्चुअली सर्टिफाइड हूँ रेकी में। ओह वाओ। हाँ, और बहुत चेंजेस आए मेरे लाइफ में रेकी की वजह से। ग्रैंड मास्टर। नहीं 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 भाई, मैंने सिर्फ फर्स्ट लेवल किया हुआ। ओके।